हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश के इस वीडियो में। किसने बताया आप लोगों को कि ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही हार्ड है? इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं आता ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड, फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ तक कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि ग्लूकोज क्या होती है, फिर भी मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिला सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस आखिर होता क्या है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस ये दो वर्ड से मिलके बना है। जब आप ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक ग्लूकोज और दूसरा लाइसिस। ग्लाइकोज है ये, मतलब स्वीट और शुगर होता है, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्लूकोज क्या होता है सबसे पहले, फिर पढ़ेंगे कि इसका ब्रेकडाउन हम अगर करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा। मतलब ग्लूकोज के बर्थ से लेकर इसके डेथ तक हम पढ़ेंगे। कैसे ग्लूकोज बना ये भी पढ़ेंगे, कैसे ये मरा ये भी हम पढ़ेंगे। मरा मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो उसको हम मरना ही कहेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पैदा करते हैं, मतलब जन्म कैसे हुआ ग्लूकोज का भैया। तो देखिए, जब आपने कोई भी खाना खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं हम, जो हमारा आटा चावल ये हम खाते हैं, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब तीन चीजें उसमें होगी, CHO। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम CHO भी कहते हैं। और इन तीनों का रेशियो क्या होगा, 1:2:1 होगा। मतलब अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा, मतलब कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होगा। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन जितना है उतना ही होगा। ठीक है, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन और जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन होगा। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे अगर, तो C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहां पर देख रहे होंगे कार्बन की संख्या 6 है और जो हाइड्रोजन का है वो 12 है, यानी कि कार्बन का 2 गुना है हाइड्रोजन और जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन ही है। तो आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। देखिए, आपने अगर रोटी खाया, ये आपका ब्रेड है, अगर आपने ये खाया तो ये आपके ब्लड में नहीं चला जाता है सीधे। ये अगर आपका ब्लड वेसल्स है, यानी कि खून की नली है, तो ये ब्रेड आपके अंदर नहीं चला जाता है। आपने दांत से उसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद वो सीधे आपके ब्लड में नहीं चला जाता। तो ये पॉलीसेक्राइड है। यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने झाड़ू का फोटो लगाया है। तो ये झाड़ू जो है, ये पूरा का पूरा झाड़ू जो है, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। और अगर इससे एक इसका ये निकाल लेंगे, स्टिक निकाल लेंगे इसका, तो ये हो गया हमारा मोनोसेक्राइड। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोसेक्राइड। और यही मोनोसेक्राइड है हमारा ग्लूकोज। आखिर फिर भी ये नहीं समझे कि हम ग्लूकोज आया कहां से। देखिए, मैंने क्या बताया था, आपने खाना खाया, ब्रेड खाया, तो वो आपके सबसे पहले माउथ में जाएगा। यहां पर माउथ में गया आपका, वहां पे आपने इसका मर्दन किया, मतलब चबाया इसको, और फिर इसको तोड़ा मरोड़ा, फिर ये एसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को, इसके थ्रू आपका स्टमक में गया। माउथ में भी थोड़ा डाइजेशन हुआ, मतलब जो ब्रेड कार्बोहाइड्रेट खाया था उसका डाइजेशन कुछ माउथ में भी हुआ। और किसके द्वारा हुआ, सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा हुआ। सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा इसका डाइजेशन हुआ। और जो इसका कॉम्प्लेक्स था, वो झाड़ू जो था, बहुत बड़ा झाड़ू जो था, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया, मतलब तोड़ा। फिर हमारा इसोफेगस के थ्रू हमारा आता है पेट में, स्टमक में।
पर आप एक चीज याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा स्टमक में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है हमारा स्टमक में नहीं होता है। तो फिर कहाँ होता है भैया? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपने खाया, फिर एसोफेगस के थ्रू स्टमक में आया, स्टमक के बाद आपका कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। और जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आ गया भैया, यहां पर अब इसका डाइजेशन होगा बाइल से और पेनक्रियाटिक एमाइलेज से इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हमने तोड़ दिया मोनोसेक्राइड में, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि अब ग्लूकोज कहां से आया। हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको हमने डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज में तोड़ा। अब हमारा अभी तक हमारा इंटेस्टाइन में ही ग्लूकोज है। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए आपका माउथ है और ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, और ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो जब हमने ब्रेड खाया तो ब्रेड हमारा माउथ के तरह इसोफेगस के स्टमक में आया, स्टमक से हमारा इंटेस्टाइन में आया, और जो हमने ब्रेड खाया था उसको हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया, जिसको क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। और जो कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म होते हैं, एक पॉलीसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड, और तीसरा मोनोसेक्राइड। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा, वो हमारा होता है मोनोसेक्राइड, और इसी का एग्जाम्पल है हमारा ग्लूकोज। तो जो आपने पॉलीसेक्राइड खाया, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, सेक्राइड मतलब शुगर, तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड से हमने ग्लूकोज के फॉर्म में लाया, तो हमने क्या किया? ब्रेड खाया, उसको हम ग्लूकोज के फॉर्म में ले आए। अब ये ग्लूकोज हमारा कहाँ है? इंटेस्टाइन में हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, यह हमारा ग्लूकोज है। अब देखिए भैया, ग्लूकोज तो हमारा इंटेस्टाइन में आ गया। अब जो हमारा ये मान के चलिए ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, तो इसके ऊपर भी सेल होता है। ऐसे करके हर बॉडी में हर जो टिश्यू है वो सेल से ही बना है, तो इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे सेल लगे हुए। और फिर हमारा क्या है? इसके ऊपर हमारा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इसे ब्लड वेसल्स है। तो पहले तो ये ग्लूकोज जो हमारा पहले सेल के अंदर जाएगा, फिर हमारा कहां जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, और ये फिर ब्लड में होते हुए पोर्टल वेन, एक वेन होता है, नसें होती है, उसका नाम पोर्टल वेन होता है, वो हमारा कहां पहुंचेगा? लीवर के पास पहुंचेगा। लीवर के पास पहुंचेगा, और फिर हमारा लीवर ये क्या करेगा? इसको फिर इंफेरियर वेना कावा की मदद से हमारा हार्ट में भेजेगा, और फिर हार्ट के बाद, हार्ट में जब जाएगा तो फिर ये एओर्टा के थ्रू हमारा पूरे बॉडी में जाएगा। तो ऐसे तो ब्लड पंप हो रहा है हमारा एओर्टा के थ्रू, पर इसमें हमने ग्लूकोज को भी शामिल कर दिया, तो ग्लूकोज भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए आपको, सबसे पहले ग्लूकोज कहां जाएगा? हमारा लीवर के पास जाएगा। ये मान के चलिए हमारा लीवर है। ठीक है, ये लीवर है हमारा। सबसे पहले लीवर के पास जाएगा, तो सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज किसके पास जाएगा? ग्लूकोज सबसे ज्यादा मात्रा में किसके पास जाएगा? ये जाएगा लीवर के पास। तो अगर लीवर देखेगा कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ रहा है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर देखेगा लीवर है, तो क्या करेगा? इसको लीवर देखेगा ब्लड में है, तो इसको क्या करेगा? ग्लूकोज को उठाएगा यहां से यहां, और इससे क्या करेगा? ग्लाइकोजन बना देगा। ठीक है, ग्लाइकोजन बना देगा। कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा।
इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। अब एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जो बॉडी है, सर्कुलेशन है, ये हमारा सर्कुलेशन मान के चलिए है, यहाँ हार्ट है और पूरा बॉडी है, तो एक समय ऐसा आएगा इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम रहेगी इसमें। तो यही लीवर क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा था फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ करके सर्कुलेशन में ला देगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होगा, आप देख लीजिएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, हम ग्लूकोज समझ गए क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है। अब ये बात समझिए, ग्लूकोज को तो हमने ब्लड में ले आया, अब ये हमारा मान के चलिए ये सेल है हमारा, ठीक है, और सेल के आउटरी पार्ट को एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है और इसमें हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको, ठीक है। और यहां पर हमारा न्यूक्लियस होता है, ये आपको भी बता रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा, बाद में बस ये पूरा का पूरा बस ये ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना चीज होता है, और भी बहुत ज्यादा चीज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो खाली स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, ये जो फ्लूइड फील्ड होता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। अब बोलोगे भैया आप सेल क्यों पढ़ा रहे हो हमको, देखिए जो ग्लूकोज हमारा ब्लड में तो आ गया, अब मान के चलिए हमको किसी सेल में जरूरत है, जैसे कि आप बहुत काम कर रहे हैं तो आपके मसल्स में जरूरत है, तो यहां पर जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज है, ये मान के चलिए ब्लड वेसल्स है, और यहां पर हमारा ग्लूकोज है, तो इसको तो भैया सेल के अंदर ही आना है कि नहीं आना, तो ये सेल के अंदर ऐसे मुंह उठा के आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, जो हर सेल में होता है ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए, और इस ट्रांसपोर्टर को हम बोलते हैं क्लट ट्रांसपोर्टर। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे ही करके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा पिछले वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, वहां मैंने इसका वीडियो बनाया, मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको डीपली जानना है तो आप जा सकते हो, मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है, ब्लड ट्रांसपोर्टर क्या होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को हमने क्या किया, ये ट्रांसपोर्टर की मदद से, देखिए चूंकि कोई भी चीज जहां पर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारा ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तो कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो ग्लूकोज भी इसमें ज्यादा होगी, ब्लड में तो हमें जानते ही होंगे कि ज्यादा होगी ब्लड में, और सेल के अंदर तो कम होगा, सेल तो स्टार्व कर रहा है, सेल तो भूखा है, सेल तो उसको यूटिलाइज कर लेता है ना, तो सेल में तो हमेशा कम रहेगा, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारा ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहां आएगा, हमारा सेल के अंदर आएगा। अब हमने सेल के अंदर ले लिया, चूंकि ये जो ग्लूकोज है ये एक पोलर सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस मतलब ये एक ऐसा मेहमान है जो आपके पास तो आया पर तुरंत भाग भी सकता है, यानी कि जिस रास्ते से ये आया उसी रास्ते से ये भाग भी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है, पहले क्लीन करते हैं अच्छे से। देखिए ये हमने एक सेल ड्रॉ किया था, बाकी आप इंटेलिजेंट, आपको पता ही होगा सेल में क्या क्या होता है, और यहां पर हमने एक ब्लड वेसल्स रखा था, मतलब खून की नली रखी थी, और इसमें हमने ढेर सारा ग्लूकोज रखा था, ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया था ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर कहीं भी हो सकती है, और हमने ये बोला आपको कि ये जो ग्लूकोज है ये इस ट्रांसपोर्टर की मदद से सेल के अंदर आया, ठीक है, सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज आ गया। अब जिस ट्रांसपोर्टर की मदद से ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर आया है, उसी ट्रांसपोर्टर की मदद से ये वापस भी जा सकता है ब्लड के अंदर, ठीक है, जब ब्लड में कम हो जाएगी तब, जैसे मैंने बताया आपको कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप भूखे रहेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज नहीं मिलेगी, बॉडी में नहीं रहेगी, तो ये क्या करेगा, सेल से बाहर भाग जाएगा। तो इससे
उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट को बाइंड कर देते हैं, फॉस्फेट को बाइंड कर देते हैं। अब समझिए एक चीज को, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे बस लिखे तो ऐसे बस दर्शाने के लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, और इस पे हमने एक फॉस्फेट को बाइंड कर दिया। चलिए एक फॉस्फेट को फिलहाल ऐसे बाइंड कर देते, सेल के अंदर ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेल के अंदर ग्लूकोज को फॉस्फेट से बाइंड कर दिया, तो इसको हम क्या बताएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, हमने इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बोला, देखिए इसका भी एक रीजन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलने का। मैंने क्या बताया, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो 6th कार्बन पे, यहां जो है 6th कार्बन पे हमने फॉस्फेट को बाइंड किया। और ऐसा तो नहीं है कि ग्लूकोज आया बस अपने आप फॉस्फेट उसके साथ जाके बाइंड हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमने एक एंजाइम का यूज किया जो हमारा सेल में होता है, साइटोप्लाज्म, जो मैंने बताया आपको, उसके अंदर ही ये एंजाइम होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एंजाइम होंगे, ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एंजाइम का यूटिलाइज होगा वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। साइटोप्लाज्म हैव all the enzymes essential for glycolysis, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉस्फेट को बाइंड कर दिया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारा 6th कार्बन, आप यहां पे देख रहे हैं कि 6th 1 2 3 4 5 6th कार्बन पे बाइंड हुआ, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। पर इस रिएक्शन में कोई एंजाइम तो होगा। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम कोई भी रिएक्शन जब होता है तो वही करवाता है, ठीक है। बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। तो उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। अब आप हमको यह भी पूछ सकते हैं कि फॉस्फेट ही क्यों, मैंने तो ये बता दिया आपको कि क्या कहते हैं कि क्यों हमने फॉस्फेट बाइंड किया, पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि फॉस्फेट ही क्यों हमने बाइंड किया। देखिए फॉस्फेट जो है हाईली चार्ज्ड है, तो अगर आपका एक ऐसा क्रिमिनल है, ठीक है, एक क्रिमिनल है, ये मान के चलिए क्रिमिनल है, इसके पैर है, ये इसके हाथ है, तो अगर ये भाग रहा है तो आप इसमें एक छोटा सा इसके हाथ पे एक पत्थर रख दोगे या इसके पैर में एक मोटा सा चेन बांध दोगे, ये बहुत भागता है। इसमें से दोनों चीज में से आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, चेन बांध दोगे, मोटा चेन। तो हाईली चार्ज चेन जो है फॉस्फेट का हम बांध देते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है ये हाईली पोलर है। ग्लूकोज हमारा क्या है, हाईली पोलर है, ये भाग जाएगा सेल के अंदर से बाहर, ठीक है। इसीलिए हम इसको सेल के अंदर में रखने के लिए हम इसको फॉस्फेट से बाइंड कर देते हैं, फॉस्फेट से बाइंड कर देते हैं। अब हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज दो एंजाइम क्यों, देखिए इसका भी एक रीजन है। हेक्सोकाइनेज जो है जब कम मात्रा में ग्लूकोज को सेल के अंदर लेना होता, सेल के अंदर रखना होता है, या ऐसे सेल which needs low amount of glucose, ठीक है। और ऐसे सेल इसमें हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नीडेड, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा, ऐसे सेल जैसे हमारा यहां पर हमारा मसल सेल्स था, मैंने बताया मसल सेल्स में हमें क्या हमेशा मतलब ग्लूकोकाइनेज काम करे, क्योंकि हमेशा जो है उसमें ज्यादा मात्रा में हमें क्या करना था,
ग्लूकोज लेना था, इसीलिए हम उसमें ग्लूकोकाइनेज काम करेगा। तो इसके रिगार्डिंग की मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आपको इतना पता ही हो गया कि हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज दो एक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। जो हेक्सोकाइनेज होता है जिस सेल में कम मात्रा में ग्लूकोज चाहिए होता है उसमें काम करता है, जो ग्लूकोकाइनेज होता है जिस सेल में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज चाहिए होता है वहां पर काम करता है। अलग अलग सेल में अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये हमारा क्या था, सेल था। हमने क्या किया था, ट्रांसपोर्टर की मदद से ग्लूकोज को अंदर लाया, उसमें फॉस्फेट को बाइंड किया और बना दिया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। क्यों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट को बाइंड किया था। अब हमने ये कर दिया, उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये हमारा कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज। अब यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने पीपीटी बनाई है आपके लिए, देखिए ये ऐसे ही मैंने बताया था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया, ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लूकोज हमारा ब्लड में जाएगा, फिर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनटू द सेल थ्रू इट्स ट्रांसपोर्टर, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की मदद से सेल के अंदर आएगा। ग्लूकोज इज कंबाइंड विद फॉस्फेट बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज जो है फॉस्फेट के साथ बाइंड कर दिया, जैसे मैंने बताया आपका बाय एंजाइम ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी याद रखिएगा कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, इरिवर्सिबल। तो ये नहीं हो सकता कि ग्लूकोज ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। पर यहां अगर आप देख रहे होंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया, फिर उसको हमने किसमें करना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब आप बताओगे कि ये जो हमारा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने क्यों कन्वर्ट किया। देखिए फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, C6H12O6 ही होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 आ गया। पर जो फॉस्फेट जो इसका चेन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो जहां बाइंड होता है उसका लोकेशन चेंज हो जाता है। अगर आप C6H12O6 ही होगा पर इसका लोकेशन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो सकता है या हाइड्रोजन यहाँ हो सकता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की जो लोकेशन है वो चेंज हो गई। तो इसके लिए क्या होता है, उसका नाम फ्रुक्टोज होता है। इसको हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगी, फॉर्मूला जो C6H12O6 ही रहेगी। अब आपको मैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन बताता हूं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें फॉर्मूला सेम ही रहेगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम रहेगा, पर उसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है। और क्यों चेंज होता है, क्योंकि बस ये जो है हमारा लोकेशन उसका चेंज, हाइड्रोजन या कोई मॉलिक्यूल का लोकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इस पे जो है हमारा फॉस्फेट बाइंड इसी पे रहेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे ही रहेगा, 6th कार्बन पर ही रहेगा, पर इसका नाम हम बस बदल देंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। याद रखिए ये दोनों भाई भाई है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज भाई भाई है, ट्विंस है। यहां मान के चले ट्विंस है, ट्विंस मतलब एक जुड़वा बच्चे हैं, पर किसी का कान इसमें या हाथ मान के चले टेढ़ा है या कुछ भी है, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने चेंज कर दिया। अब अगर हमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में इसको चेंज कर दिया, और एक बात मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब ये रिएक्शन जो है यहां पर अगर आप देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की जब अमाउंट सेल के अंदर बढ़ जाएगी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा, ये हमारा चेंज हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में। और मैंने ये नहीं बताया आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कैसे चेंज होता है, तो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज यही एक एंजाइम है। जैसे मैंने बताया आपको कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं होता है, तो ये एक एंजाइम है आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमराइजेशन रिएक्शन मैंने बताया आपको ये उलटफेर कर देता है, इसीलिए इसका नाम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज है, ठीक है।
तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझो इस चीज को कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ और फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज में ने चेंज किया इसको। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा, वो हमारा चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। एक बात आप अगर समझिए, यहां पर ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हुआ तो ये फॉस्फेट कहां से आया? तो ये फॉस्फेट जरूरत नहीं है कि सेल के अंदर ये फॉस्फेट होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक एटीपी आता है और ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एटीपी क्या होता है? अब देखिए, एटीपी को जैसे हमारे करेंसी रुपया है, वैसे सेल का करेंसी है हमारा एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर रहता है। और ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट होता है, एडेनोसाइन होता है, राइबोज होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। राइबोज मतलब शुगर होता है, एडेनोसाइन एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ये अंदर की बात हो गई, पर इतना समझिए कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट होता है, 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है। और ये जब फॉस्फेट टूटता है, ये एक बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बना दिया, तो ये अगर फॉस्फेट एक अलग हुआ तो इसको एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक हो गया तो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। तो ये एटीपी यहां पर आया, सेल के अंदर पहले से मौजूद था एटीपी, और इसने क्या किया, अपना एक जो है फॉस्फेट यहां दान कर दिया। आप लोगों ने गौर क्यों नहीं किया कि फॉस्फेट कहां से आया? मैंने ये बताया आपको, तभी आपको ध्यान में आएगा कि ये फॉस्फेट आखिर आया कहां से। तो ये फॉस्फेट वहीं से आया जब एक एटीपी आया और फॉस्फेट यहां अपना दान कर दिया कि भैया तुम इसको जल्दी, इस ग्लूकोज को जल्दी से जल्दी जो है इसको सेल के अंदर रखो, तभी जा करके हम जो है नया एटीपी बना पाएंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे सेल के अंदर। तो इसने क्या किया, एक एटीपी आया, एडीपी में चेंज हो गया। एडीपी में क्यों? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक ट्राइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट दे दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और तो इसीलिए एडीपी रहा, ठीक है। ये इतना आप समझ गए होंगे, एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये समझिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया हमने। ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, किसके द्वारा हुआ था? फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज के द्वारा। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे कन्वर्ट हुआ। पर ये हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? आपके सोचने में ये आया हो, ये क्यों कर रहे हैं हम बार बार कन्वर्ट? देखिए, इसको ये हमारा क्या है ना, ग्लूकोज है जो है, ये जो हमारा ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3, इसमें हम क्या करेंगे, इसको निचोड़ेंगे। इसका जितना बॉन्ड है उसको हम धीरे धीरे तोड़ेंगे। ये 1 भागेगा, 2 भागेगा, 3 भागेगा, पूरा का पूरा इसको तोड़ेंगे, और इस बॉन्ड के टूटने से हमें क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा। इसीलिए इसको हम बॉन्ड को तोड़े जा रहे हैं। फिर आपने बोला कि फॉस्फेट क्यों लगाया आपने? अरे फॉस्फेट इसलिए लगाया ताकि वो ग्लूकोज सेल के अंदर से बाहर ना भागे, ठीक है। तो हमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, किसके द्वारा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के द्वारा। और ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सेल में जो है एनर्जी बहुत ही एबंडेंट मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो जब हमारे सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी है ही, तो हमें ग्लाइकोलाइसिस रन करने की जरूरत है नहीं है, जरूरत रन करने का। इसलिए भैया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दो और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दो। ग्लाइकोजन का मतलब वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इसको स्टोर कर दो, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेटेज, देखिए फॉस्फेटेज, टेज मतलब तोड़ना, ठीक है। ये जो फॉस्फेटेज है ये फॉस्फेट को हटा देगा इससे, ठीक है। 1,6 बिस फॉस्फेटेज जो है वो क्या करेगा? फॉस्फेट को हटा देगा, तो फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर भी आप लोग अगर गौर करेंगे तो 1,6 मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1,6 कार्बन नंबर 1 पे हमारा फॉस्फेट रहेगा और कार्बन नंबर 6 पे हमारा फॉस्फेट रहेगा। बाई फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट एक जगह, और 20 फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट 2 जगह, ठीक है।
फिर आपने ये नहीं पूछा कि भैया ये तो हमारा जो 1,6-बिस फॉस्फेट है वो हमारा अभी तो पहले एक ही फॉस्फेट था, ये 2 फॉस्फेट कहां से आई है। फिर हमने वापस क्या किया है, एक एटीपी मॉलिक्यूल को लाया और उसको एडीपी में चेंज कर दिया, और ये जो हमारा एक फॉस्फेट था उसको कार्बन नंबर 1 पे जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। और इसको हमने क्या, कौन सा एंजाइम ने इसको हेल्प किया है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मतलब होता है कि फॉस्फेट किसी चीज पे ऐड होता है, तो वो काइनेज जो है वही करता है फॉस्फेट को किसी चीज पे ऐड। मतलब अगर आप कहीं पे आगे पढ़ेंगे कि काइनेज कोई भी एंजाइम है जिसके लास्ट में काइनेज है, तो उसका काम यही होगा कि फॉस्फोरिलेशन का काम होगा, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल पे वो फॉस्फेट को ऐड करेगा। ठीक है। और बिस फॉस्फेटेज क्या करेगा, ये जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6-2 फॉस्फेट है, वापस से इसको एक फॉस्फेट को तोड़ के हटा देगा। तो वापस से कौन, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, अगर मान के चलिए ये नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये मॉलिक्यूल अगर हमारा आ गया, ये, अरे हटो यार, ये अगर मॉलिक्यूल आ गया तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कब काम करता है और फ्रुक्टोज 6-बिस फॉस्फेटेज कब काम करता है। देखिए, अब हमारे पास मान के चलिए सेल में एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा है, हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी का मतलब क्या समझे, हाई एटीपी है, एटीपी हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, हाई एटीपी है हमारे पास, तो ये हाई एटीपी क्या बोलेगा भाई, इसको फ्रुक्टोज 6-बिस फॉस्फेटेज को कि भैया हम बहुत हैं इसके अंदर, अब तुम ना ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस को रोको। तो ये बोलेगा अभी करके देता हूं। तो ये क्या करेगा, जाएगा और फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में एक फॉस्फेट को हटा देगा और उसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर है व्हेन देयर इज अबंडेंट एनर्जी इन द सेल, एनर्जी बहुत है सेल में, तो एटीपी ज्यादा है, तो ये काम कौन करेगा, फ्रुक्टोज 6-बिस फॉस्फेटेज। वहीं पर अगर सेल में लो एनर्जी है, कम एनर्जी है, तो क्या बोलेगा इसको, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, कि भाई हमको एनर्जी बहुत कम है सेल में हमारा, इसलिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में वो काम करने दो, चेंज करने दो, क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो तब हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 काम करेगा। ठीक है। वहीं पर हमारा आता है रन द ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस को रन कर रहा है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो हमारा वो ग्लाइकोलाइसिस को आगे की तरफ बढ़ाता है। वहीं पर हमारा जो फ्रुक्टोज 6-बिस फॉस्फेटेज है वो रिवर्स द रिएक्शन करता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि रिवर्स करता है, ऊपर की तरफ करता है। ऊपर की तरफ क्यों करता है, क्योंकि बोल देता है कि भैया हमारा अभी एबंडेंट मात्रा में एनर्जी है, तो तुम एक काम करो, ग्लाइकोलाइसिस को रोक दो और इसको ऊपर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दो, फिर आगे चल के इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, ताकि हमको अगर आगे कम पड़े, या कोई ये इंसान जिसके अंदर हम लोग हैं, अगर वो आगे में किसी दिन फास्टिंग रखे, तो उस दिन इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और फिर हम इसको ग्लाइकोलाइसिस करेंगे, फिर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। फिर हमारा आता है इंक्रीज एक्टिविटी बाय लो एटीपी, लो सिट्रेट एंड इंक्रीज एएमपी, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट अगर बढ़ गया तो क्या इसका मतलब चला कि फॉस्फेट की संख्या, एडेनोसाइन एएमपी मतलब एनर्जी की संख्या कम है, मोनोफॉस्फेट मान के चलिए, मोनो मतलब एक सिंगल, एटीपी एक फॉस्फेट है तो उसमें कितना ही एनर्जी जनरेट होगा। तो एएमपी का मतलब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, तो मतलब एटीपी तो लो है तो एएमपी हाई है। एएमपी मतलब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ट्रायोफॉस्फेट में मान लीजिए 3 फॉस्फेट है और एएमपी में 1 फॉस्फेट है, तो क्या ही एनर्जी। तो अगर कम मात्रा में एटीपी रहेगा और ज्यादा मात्रा में एएमपी रहेगा तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। और जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इंक्रीज एक्टिविटी में अगर हाई एटीपी रहेगा, और सिट्रेट से भी हम क्या करते हैं, क्रेब साइकिल करते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है ना, वही करते हैं। तो सिट्रेट से भी हम क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हाई मात्रा में अगर सिट्रेट रहेगा, एटीपी रहेगा सेल के अंदर, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिवेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक्टिवेट हो जाएगा और ये ग्लाइकोलाइसिस को रोक देगा। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कहां तक पढ़ा था कि फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट को, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं।
हमने क्या किया था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अब किसके द्वारा कन्वर्ट किया था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के द्वारा किया था। अब आपने ये नहीं पूछा कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 क्या होता है। देखिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 क्या करता है, यहीं पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नहीं फर्क है। यहां पर जो है कार्बन नंबर 1 के पास फॉस्फेट था और यहां पर 6 कार्बन होते 1 2 3 4 5 3 3 6, तो यहां पर 1 नंबर के पास था और यहां पर 2 के पास चला गया। इसमें भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फिर ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा इसका जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये वापस से जाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के पास। ठीक है, और इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और इस एंजाइम को जब स्टिमुलेट करेगा, तो ये एंजाइम स्टिमुलेट जब होगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दोबारा ज्यादा स्पीड से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। तो बात यहां मिला जुला के यही आया कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहां तक हमने पढ़ा कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के बारे में पढ़ा, फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट टेज के बारे में पढ़ा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के बारे में भी पढ़ा हमने, PFK2 के बारे में पढ़ा। तो आप ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूं, आपको हालांकि सारा चीज समझ में आएगा। तो यहां तक आपने देखा कि हमने क्या किया, यहां तक हमने अभी तक क्या किया है। जो सेल के पास हमारा एनर्जी था, यहां पर भी मैंने ATP को हमने ADP में कन्वर्ट किया था। यहां पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 भी, यहां पर भी मैंने ATP को ADP में कन्वर्ट किया था। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट। तो इस टोटल जो हमारा फेज है, पहले इसको डिलीट करने दो मुझे। जो हमारा ग्लूकोज है, हमने क्या किया था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर उसको कन्वर्ट किया, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। तो यहां तक हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम क्या कर रहे हैं, ATP को हम यूज कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, फिर ATP को हमने लगाया। तो इस जहां पर मतलब पूरा फेज में हमने ATP लगाया है, ग्लूकोज से लेकर के फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक बनने तक हमने क्या किया, ATP का इन्वेस्टमेंट किया हमने। ठीक है, तो इस फेज को हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। समझ गए होंगे आपको इन्वेस्टमेंट फेज क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से। अब हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। हम नहीं करेंगे, ये सेल करेगा। तो इसको क्या किया जाता है, 2 स्प्लिट कर दिया जाता है। इसको कौन स्प्लिट करता है, कटर एंजाइम होता है एक, जिसका नाम है एल्डोएज। ये क्या करता है, जो हमारा, चलिए यहां समझते हैं इसको क्या करते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1,6 का मतलब एक तो फॉस्फेट हमारा यहां लगा रहेगा 1 पे, दूसरा 6 पे। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, किसी और को भी आप बता सकते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज हम बातें कर रहे हैं इसमें। तो ये कटर एंजाइम जो है, ये कैंची है, मान के चलिए, मुझे मेरा कैंची यही है, बस आपसे मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है। ये कैंची बीच से काटेगा, फटक फटक काट देगा, काट दिया इसने।
और जब इस कैंची, ये एंजाइम जिसका नाम है एल्डोएज, वो एक कैंची है, इसने बीच से ही काट दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मतलब काट दिया इसको, ठीक है। तो उससे क्या बना हमारा, एक 3 कार्बन इधर चला गया, 3 कार्बन इधर चला गया, दोनों को आधे आधे में बांट दिया, ठीक है। और हमारे पास 2 फॉस्फेट भी 2 थे, तो एक फॉस्फेट ये भी लेगा और एक फॉस्फेट ये भी लेगा, और इस दोनों का नाम जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों को आधे आधे में बांटा है, पर दोनों का नाम अलग अलग होगा। क्यों नाम अलग अलग होगा, देखिए एक कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, एक मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, दूसरे मॉलिक्यूल में 6th कार्बन पे लगा हुआ, मतलब इस अगर दोनों को जोड़ दे, इसका 6th हुआ ना, इसका मान लीजिए 3rd पे, तो दोनों मॉलिक्यूल का नाम अलग अलग होगा। इसका नाम होगा डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। क्या नाम होगा इसका, डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। और इसका क्या नाम होगा, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब एल्डोएज ने क्या किया, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को 2 में स्प्लिट कर दिया, तो इसको स्प्लिट फेज बोल सकते हैं हम, स्प्लिटरी फेज बोल सकते हैं, स्प्लिट फेज, क्योंकि यहां पर स्प्लिट हो गया, ठीक है, इसको स्प्लिट फेज बोलते हैं हम। अब ये जो हमारा डिहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है, इसको हम ढाप बोलते हैं, DHAP, ढाप, और इसको बोलते हैं गप, GA3P, गप। अब ये जो हमारा दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, तो एक एंजाइम हमारा फिर यहां पर आता है, शकलक बूम बूम, हिप हिप करने आएगा और ढाप को, एसीटोन फॉस्फेट को वापस ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर देगा, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम है, उसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ट्रायोस फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, फॉस्फेट आइसोमरेज। इन दोनों में बस क्या ही फर्क था, ये बताओ मुझे, कि एक फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ था, एक 3rd कार्बन पे लगा हुआ था। तो इस एंजाइम ने क्या किया होगा, जो DHAP को GA3P में कन्वर्ट कर दिया वापस, यही कि इसका भी 3rd कार्बन पे लगा दिया होगा फॉस्फेट, जो भी किया होगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन किया होगा, हमें बस इतना जानने की जरूरत है। तो या तो हम एक इधर से भी पढ़ सकते हैं, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, फिर इसको GA3P में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। और या हम पढ़ सकते हैं कि जितना इधर NADH ATP जो भी जनरेट होगा उसका 2 गुना, यानी कि या तो हम ये पढ़ सकते हैं कि इसको सीधा इधर ले जाओ क्योंकि दोनों साइड सेम होने वाला है, या हम पढ़ सकते हैं कि ये जो हमारा GA3P हमारा 2 GA3P है, मतलब कि एक ये GA3P और ये एक GA3P, तो 2 हो गया हमारे पास। तो जो भी हमारा एनर्जी जनरेट होगा उसका हम गुना 2 कर देंगे, ठीक है। ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको पहले ये बताता हूं, एक इस साइड जाएंगे, एक इस साइड जाएंगे, फिर वापस से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए GA3P ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारा चेंज होगा फिर से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब हम अमीर होने वाले हैं। क्यों अमीर होने वाले हैं, क्योंकि हमें मिलने वाला है एनर्जी। अब देखिए यहां पर हमारा क्या होगा, हमने एक फॉस्फेट को इसमें ऐड किया, ठीक है, हमने अभी दिया है फॉस्फेट को, ठीक है। और हमें क्या मिला, जब हमने NAD को लाया
तो हमें मिला इससे NaDH प्लस H प्लस। अब भैया NAD और NADH प्लस क्या है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। फिर आपने ये नहीं बताया कि यहाँ पर 1,3 कैसे हो गया बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1 2 3 दो फॉस्फेट कहाँ से आ गए? एक 1 पे फॉस्फेट और एक 3 पे। यहाँ पर हमने फॉस्फेट लगाया है, फॉस्फेट इधर भी लगाया और इधर भी फॉस्फेट को लगाया है, तभी जाकर के हमारा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर हमने फॉस्फेट को लगाया। एक सेल के अंदर इसे रोम कर रहे होंगे फॉस्फेट, उसको लगाया हमने, तो हमें क्या मिला? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मिला हमें। ठीक है, अब हमें NAD और NADH, NAD जो NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसको क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल पे ले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल क्या होता है? देखिए ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और इसी में होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल 1 2 3 4 5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल होता है। अब ये NADH जो है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा और इस चैनल पे छोड़ देगा। NADH इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल पे छोड़ देगा। तो जब ये छोड़ेगा इस चैनल पे, तो ये धीरे 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 हर एक चैनल पे आएगा और फिर इधर से हमारा ATP आएगा, ADP आएगा, जिसको कन्वर्ट कर देगा हमारा, सॉरी ADP आएगा इधर से, इसको कन्वर्ट कर देगा ATP में। तो हमने क्या किया? एनर्जी बनाया। और जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो ये NAD क्या करेगा? NADH NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सब जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो सकता। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन क्यों बोला हमने? क्योंकि ADP एक फॉस्फेट जुटा, तो आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है। आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल क्या हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर NADH मिला, रेड पेन से NADH मिला। और अगर यहाँ पर NADH से हम अगर NAD में कन्वर्ट नहीं करवाएंगे इसको, तो फिर ये NAD जो है फिर यहाँ कैसे आएगा? और जब यहाँ पर नहीं आएगा तो ये फिर NADH में कैसे कन्वर्ट होगा? फिर ये कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाएगा और फिर कैसे एनर्जी जनरेट होगी? तो ये NAD का भी रहना बहुत जरूरी है। NADH से NAD भी चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी ये NAD वापस जाकर के क्या होगा? NAD को NADH में कन्वर्ट, इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल पे छोड़ेगा और फिर हमारा ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को GA3P को, यानी कि ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हमने 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया। अब तो हमने एक साइड पढ़ा, तो एक NADH कितना एनर्जी ATP देता है? तो 1 NADH equals to 3 ATP, but we have 2 NADH। कैसे 2 NADH है हमारे पास? भैया एक इस साइड का NADH और एक इस साइड का NADH, 2 हुआ, तो हमारे पास 2 गुना 3 बराबर 6 ATP हुआ कि नहीं हुआ? तो 6 ATP हमारे पास टोटल अभी तक मिला है। ठीक है, हमें इतना मिला। और फिर हम जब हम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया विद इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम? कोई ना कोई तो एंजाइम होगा ही भैया। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। अब इसने क्या किया? यहां पर एक फॉस्फेट को
खो दिया, मतलब यहाँ पर 2 फॉस्फेट आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक ही फॉस्फेट मिलेगा आपको। भैया फिर एक फॉस्फेट कहाँ गया? तो एक फॉस्फेट यहाँ गया, एडीपी इधर से आया और इसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझे? तो 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 2 3 और 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 3rd कार्बन पे फॉस्फेट का चेन लगा हुआ है। तो यहाँ पर फिर हमें एक एटीपी और मिला, 6 उधर मिले थे, एक यहाँ पर मिला तो इंटू 2 होगा, 2 यहाँ पर मिला, 6 2 8 हो गए। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में 2 क्यों हुआ यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इधर भी 1 3 20 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा, फिर हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, 3 पीजी में कन्वर्ट होगा, इधर भी तो होगा, और इधर भी एडीपी से एटीपी मिलेगा ना हमें, तो 2 हो गया ना यहाँ पर, इसीलिए 2 बोला मैंने, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा, वो हमारा होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और इसको कौन करेगा? एनोलेज। एनोलेज एक एंजाइम है जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा फॉस्फेट 3rd नंबर कार्बन था, वहाँ पर 2 नंबर कार्बन पे आ जाएगा। तो 2 नंबर कार्बन पर जब हमारा आ जाएगा, तो ये फॉस्फेट अब जो है छोड़ने के कगार पे है, यानी कि इस कार्बन को अब छोड़ेगा। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट अब हमारा बदल के आ जाएगा फॉस्फोएनोल पायरुवेट में। इस स्टेज में जो है हमारा एनोलेज वाला स्टेज में, ये सॉरी इसको नहीं, हाँ चलो इसको रखते हैं 2pg से। ये जो फॉस्फेट है हमारा अब इससे विदाई मांग चुका है, इस 2pg से, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, कि हमें विदाई अब कर दो, अब मैं जाने वाला हूँ। तो इसको ये छोड़ के जाने वाला है। तो फॉस्फोएनोल पायरुवेट जो है हमारा, इसमें हमारा जो फॉस्फेट है वो जाने वाला है, मतलब इतना दूर आ गया, घर से दूर आ गया है। और फॉस्फोएनोल पायरुवेट जो है वो हमारा बदलेगा। अब हम इसको क्या करेंगे? फॉस्फोएनोल पायरुवेट को, एक कपड़ा है, इसको हम निचोड़ेंगे। अब ये जा चुका, घर छोड़ के जाना नहीं चाहता ये फॉस्फेट, पर इसको हम निचोड़ देंगे, जैसे पानी को, अंतिम पानी को नहीं बहाते, वैसे निचोड़ेंगे कपड़े को। तो हमें इधर से क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, क्योंकि हमने पानी नीचे निकाला है। और इधर से हमारा ADP ATP में कन्वर्ट होगा, और ये फॉस्फेट, यही फॉस्फेट हमारा ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा, और हमारे पास क्या मिलेगा? पायरुवेट। ये है हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये हमारा कन्वर्ट होगा एसिटाइल COA में, फिर ये हमारा जाएगा क्रेब साइकिल में, और फिर आगे फर्दर इसको क्रेब साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपने पढ़ा। क्या पढ़ा भैया? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं टू जनरेट एनर्जी, ADP। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब एक बार हम पूरे प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे समरी। ठीक है, समझे? तो सबसे पहले ग्लूकोज आया, उसको हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और हमें यहाँ पर क्या किया था? एक ATP को लाया था मॉलिक्यूल को, और कन्वर्ट किया था ADP में, मतलब यहाँ पर हमने एक ATP को इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, और दूसरा गेन। ठीक है, तो हमने एक किया। ठीक है, ग्लूकोज 6, अब यहाँ पर हमारा हेक्सोकाइनेज, आप तो इतना बुद्धिमान हो ही गए होंगे कि हेक्सोकाइनेज या
ग्लूकोकाइनेज ने कन्वर्ट किया है। इतना तो आप जान ही रहे होंगे अब लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जब हमने कन्वर्ट किया तो बस आइसोमरेज किया था इसको हम। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर पुनः हमने किया था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था। फिर यहाँ पर हमने एटीपी लगाया था, एडीपी में जिसको चेंज कर दिया था। तो फिर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक और कर किए, तो एक और इन्वेस्टमेंट हमने किया एटीपी का, ठीक है। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हमने, एक तो हमारा हो गया था ढाप में चेंज और दूसरा हमारा हुआ था गाप में चेंज। फिर वापस से ये ढाप हमारा गाप में चेंज हुआ और जब गाप हमारा Ga3P जो था ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ था। बिस फॉस्फो, अरे लिख ही देता हूं, चेंज हुआ था तो हमें क्या मिला था, NADH मिला था। NAD को हमने NADH+H में कन्वर्ट किया था तो हमें यहाँ पर एक NADH मिला। तो दोनों साइड से हमारा कितना हो गया, 2 NADH हो गया। दोनों साइड से क्यों हो गया आप समझिए, क्योंकि एक ये भी साइकिल जाएगा, ये भी साइकिल जाएगा, इधर से एक जनरेट हुआ, इधर से भी एक जनरेट हुआ, तो 2 हमारे पास हुआ। तो 2 NADH मतलब 2 NADH का मतलब कितना हुआ, 6 ATP। अभी हमने कितना गेन किया, 6 ATP गेन किया हमने। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा किस में चेंज हुआ था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ। और जब ये चेंज हुआ था तो ये जाते जाते एक काम कर गया था कि ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया था। तो फिर हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट आया, एक और गेन आया। इन्वेस्टमेंट थोड़े आएगा, हमेशा इन्वेस्टमेंट ही करते रहे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो आया, ठीक। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ, 2PG में चेंज हुआ। अब 2PG में से कोई हमें फायदा नहीं मिला था, 2PG में मिला था। उसके बाद ये जो हमारा है, हाँ यहाँ पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो एक ATP यहाँ पर आया था इधर से भी आएगा ना एक, तो 2 बराबर 2 ATP हुआ ना यार। आप लोग भी याद नहीं रखते हो, तो कितना आएगा, कहाँ गया रे, खो गया क्या, हाँ यहाँ पर है। तो 2 ATP यहाँ पर होगा, बाय मिस्टेक हो गया था। 2PG जो है हमारा, फिर हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होगा। यहाँ पर फिर हमारा जब ये चेंज हो रहा था, नहीं फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर क्या होगा हमारा, पायरुवेट में चेंज होगा। और फिर यहाँ पर हमारा ADP जो है ATP में चेंज हुआ था। तो हमारे पास 2 ATP आएगा फिर से, एक ढाप वाले से और एक इस वाले से, तो 2 फिर से आया। टोटल कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट हमारा 2 गया, गेन कितना हुआ 6 to 2, 8 to 10 आया, ठीक है। 6 जो है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से आया, जो मैंने आपको बता दिया। और 4 जो आया हमारा, 4 जो आया हमारे पास, वो कहाँ से आया, डायरेक्ट आया। डायरेक्ट मतलब सीधा आया हमारे पास इनटू द साइटोप्लाज्म से, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 10 ATP आया, हमने गेन किया और 2 हमने इन्वेस्ट किया। तो टोटल हमें कितना का फायदा मिला, तो 10 में से 2 गया बराबर 8 ATP का हमने फायदा किया। समझे आप, जिस सेल के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में, ये पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनएरोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस। बस एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू वेरी मच।
सब्सक्राइब करिए अगर आपको समझ में आया तो।